हरे कृष्णा। आज टेक्स्ट में हम लोग डिडक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। आप ऊपर ना चैप्टर का नाम लिख लीजिए, यहाँ पे लेसन, और क्या नाम है चैप्टर का नाम लिख लीजिए, डिडक्शंस लिख लीजिए, या आप एक काम करिए, आप लिख लीजिए डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई। जब भी हम लोग देखो इनकम टैक्स की बात करते हैं तो आपने टोटल 5 हेड पढ़ लिए। कौन कौन से 5 हेड? बिल्कुल, हाँ, यानी अगर मैं लिख दूं शॉर्ट में तो एक अपने ने पढ़ा जिसकी इनकम आती है फ्रॉम सैलरी, तो जो भी आपकी इनकम आई फ्रॉम सैलरी, एड अगर आपने इनकम कमाई फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आईएफएचपी लिख दिया मैंने, ठीक है ना। एक आपने पढ़ा पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, उससे आपकी कोई इनकम आई। एक आपने पढ़ा कैपिटल गेन, और एक आपने रेसिडरी हेड था आईफॉस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जब ये पांचों हेड की इनकम हम लोग जोड़ते हैं तो जो फिगर आती है, जो आता है, वो कहलाता है ग्रॉस टोटल इनकम। क्या कहलाता है बेटा? ग्रॉस टोटल इनकम। इस ग्रॉस टोटल इनकम में से हमको डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U तक, अलग अलग सेक्शंस हैं। तब जो आती है हमारी, वो आती है हमारी टोटल इनकम। इसको टोटल इनकम के नाम से भी बोला जाता है, इसको टैक्सेबल इनकम के नाम से भी बोल सकते हैं, इसको नेट इनकम के नाम से भी बोल सकते हैं। तो मैंने बड़ा सिंपल करके आपको समझाया। क्या? जब हम पांचों हेड की इनकम निकालते हैं तो जीटीआई आता है। उस जीटीआई में डिडक्शंस अगर हमें मिलनी होती हैं तो वो माइनस हो जाती है, फिर मेरी टैक्सेबल इनकम आती है। इस टैक्सेबल इनकम में हम टैक्स निकालते हैं। इसके अलावा जैसे क्लबिंग है तो उसका भी एडजस्टमेंट करते हैं, कोई इनकम क्लब होनी है या सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस है, वो भी करते हैं, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा सिंपल करके समझाया। ये जो डिडक्शंस आपको मिलती हैं, ये कौन सी मिलेगी, कब मिलेगी, आज ये सीखने जा रहे हैं। देखो, एक तो कुछ डिडक्शंस ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलरली उसी हेड से मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आईएफएचपी पढ़ा, तो आईएफएचपी के खुद के हेड से सेक्शन 24 में आपने पढ़ी थी, 2 डिडक्शन मिलती हैं। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% और एक इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, तब आईएफएचपी आता है। सेम पीजीबीपी में बहुत सारे खर्चे होते हैं, खुद अलाउ हो जाते हैं। आईफॉस में आपने पढ़ा था कि जैसे इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन या इंटरेस्ट ऑन इनहेंस्ड कंपनसेशन पे 50% की डिडक्शन थी, तो वो विद इन हेड थी। या फैमिली पेंशन अगर आपको मिल रही है तो आईफॉस में टैक्सेबल थी, लेकिन 1/3 ऑफ सच पेंशन या 15,000 विच एवर इज लोअर, उतनी डिडक्शन मिलती है, वो विद इन हेड थी, तब जाके हेड की इनकम निकलती है। उसके अलावा भी कुछ डिडक्शंस ऐसी हैं जो आपको हो सकता है कि मिल जाए। मतलब मान लीजिए कि आपने एलआईसी कराई, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली एलआईसी में, या किसी भी, आजकल जरूरी नहीं एलआईसी में, जहां आप कम है, तो 80C अभी आपसे कहेगा कि साहब आपने जो प्रीमियम जमा किया है हम उसकी डिडक्शन आपको दे देंगे, उतनी छूट आपको दे देंगे। अच्छा, जब मैंने, आपको याद होगा, एक जब टैक्स रेट पढ़ा रहा था, ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम पढ़ाया था, सेक्शन 115 बीएसी न्यू टैक्स स्लैब जब पढ़ाया था, याद है आपको थोड़ा बहुत, है ना। वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था कि अब ये डिडक्शंस नहीं मिला करती। अगर नया स्लैब कोई पकड़ रहा है, यानी नया स्लैब को ऑप्ट कर रहे हैं, तो कुछ ही थी वहां पे लिखी थी, वो आप खोलिएगा आज घर पे जाके नोट्स, तो वो केवल 1-2 जो लिखी थी मैंने, वो मिलती हैं। यानी ये जो डिडक्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं, ज्यादातर इनमें से तभी मिलेंगी बेटा जब आप टैक्स का रिजीम कौन सा फॉलो कर रहे हो,
ओल्ड वाला। न्यू रिजीम में जैसे 80C हो गया, 80CCC हो गया, बहुत सारी हैं जो नहीं मिलती। तो अब भले ही न्यू रिजीम आपने ऑप्ट करा, LIC का प्रीमियम भरते हैं, डिडक्शन बना हो गई। ठीक है, कुछ टाइम बाद आने वाले सालों में जब न्यू रिजीम पूरी तरीके से हो जाएगा और ओल्ड रिजीम गवर्नमेंट हटा देगी, अभी तो ऑप्शन भी दे रखा है, जब ओल्ड रिजीम हटा देगी तो इसमें से मैक्सिमम डिडक्शंस खत्म हो जाएंगी, क्योंकि न्यू रिजीम से देते ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये चर्चा इसलिए छेड़ी कि आज घर जाके वो नोट्स भी आप निकालना और उसमें देखना कि कौन कौन सी केवल जो है वो न्यू रिजीम से मिलती है, क्योंकि ज्यादातर मिलती ही नहीं है। तो खैर, डिडक्शंस अपने को तो सर पूरी ही पढ़नी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। और कैसे पढ़ने वाले हैं हम लोग, इसके लिए मैंने क्या किया है, आपके लिए एक छोटा सा काम जो किया है, एक तो भाई सेक्शन है, फिर उसके बगल में आप देखें तो जो कॉलम है वो काहे का है, एलिजिबल एसएससी, यानी किसको मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल को मिलेगी कि एचयूएफ को मिलेगी कि कंपनी को मिलेगी, आखिर किसको मिलेगी और क्या करें, हम ऐसा क्या करें कि हमें डिडक्शन मिल जाए, यानी एलिजिबल पेमेंट, कहां पैसा जमा करें या कहीं पे अगर डोनेशन करना है तो कहां करें, वो सब आपको अलग अलग सेक्शंस बताएंगे। और फिर कितनी डिडक्शन मिलेगी, परमिसिबल लिमिट क्या है, ज्यादा से ज्यादा कितनी डिडक्शन हमको मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। चैप्टर है बहुत इजी, है बहुत इजी, तो आराम आराम से चलते हैं ताकि आपको समझ में आता जाए। सबसे पहले सेक्शन है 80C, एलिजिबल एसएससी कौन है। इसका हम सब लोग ने, मतलब जितने भी लोग हैं सब 80C की रिडक्शन क्लेम करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई LIC में जमा कर देता है या PPF करा लेता है, वो सबकी डिडक्शन मिल जाती है। तो हम नए स्लैब से गवर्नमेंट कर क्या रही है, टैक्स रेट्स को कम कर रही है और डिडक्शंस हटा रही है। अभी क्या है, डिडक्शंस देते हैं, पहले इनकम कम करते हैं, टैक्स रेट ज्यादा है, तो गवर्नमेंट कह रही है यार इतना कॉम्प्लिकेटेड करने का फायदा क्या है। तो गवर्नमेंट ने न्यू स्लैब वगैरह में टैक्स रेट्स कम कर रखे हैं और डिडक्शंस क्या कर दी है, हटा दी। तो अभी धीमे धीमे दोनों ऑप्शंस दे रहे हैं कि आप या तो न्यू मान लीजिए या ओल्ड मान लीजिए टैक्स स्ट्रक्चर। फिर धीरे धीरे आप देखिएगा एक दो बजट आने दीजिए बस, फिर ओल्ड वाला बिल्कुल ही गायब कर देंगे, सिर्फ न्यू ही बचेगा। जब न्यू बचेगा तो ये 80C वगैरह सब खत्म हो चुका होगा, क्योंकि मिलती ही नहीं। ठीक है, तो आप पढ़ के देखते हैं जरा, 80C एलिजिबल एसएससी कौन है, इंडिविजुअल या एचयूएफ। अच्छा सर, इसका मतलब बेटा कि इन्हीं दोनों को मिलेगी, कंपनी हो, फर्म हो और कोई भी आप मान लो, यूपीवीवाई, उन सबको 80C की डिडक्शन नहीं मिलती। अच्छा करें क्या, 80C की अगर आपको डिडक्शन चाहिए तो क्या करें, आप कंट्रीब्यूशन करें, पैसा जमा करें। सर कहां पे, पीपीएफ में, पीपीएफ आप सब जानते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, या LIC में, LIC का प्रीमियम, या एसेक्ट्रा, ये तो हेडिंग है, अंदर पढ़ना पड़ेगा क्या लिखा है। आओ ध्यान से पढ़ते हैं। सम्स पेड और डिपॉजिटेड इन द प्रीवियस ईयर, कैसे किया, बाय वे ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, LIC करा ली भैया हमने, या फिर कंट्रीब्यूशन टू PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, या स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड, या रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, या अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड। आपको अगर याद हो थोड़ा सा, सैलरी चैप्टर में ही जब आपको प्रोविडेंट फंड मैंने अलग अलग बताए थे ना, SPF, RPF, URPF, PPF, वहां पे जो हेडिंग्स बनाई थी मैंने, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, और एक हेडिंग थी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो सभी में लिखा था कि अलाउड है, सिर्फ URPF में लिखा था कि नहीं मिलती। तो 80C की डिडक्शन आपको मिल जाती है, वो यहाँ पे भी, यानी 80C जब पढ़ रहे हैं तो लिखना ही पड़ेगा कि RPF में कंट्रीब्यूशन करें, ये RPF में या SPF में या PPF में, तो आपको मिल जाएगी। अप्रूव कोई सुपर एनुएशन फंड हो, अप्रूव सुपर एनुएशन फंड का मतलब है कि आप कोई पैसा जमा कर रहे हैं, कल को थोड़ा थोड़ा करके आपको वापस मिलेगा, अप्रूव कर रखा हो गवर्नमेंट ने, तो यहाँ पे करें। यानी पहले पॉइंट में ऐसे याद कर लीजिए, कोई भी प्रीमियम पे किया, देखो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए क्या जरूरी है कि हम LIC से पॉलिसी लें, बहुत सारे इंश्योरेंस हैं आज की तारीख में मार्केट में, किसी का भी आप ले रहे हैं, आमतौर पे वो पॉलिसी का 80C में रिडक्शन होती है। वैसे भी जब वो पॉलिसी लेते हैं तो उसमें लिखा भी होता है, अगर उसके प्रीमियम के सर्टिफिकेट को देखें तो लिखा होता है कि दिस प्रीमियम इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, या आप उससे पूछ भी सकते हैं एजेंट से या जिससे भी आप ले रहे हैं। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो, कंट्रीब्यूशन हो PPF, SPF, RPF या अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में, या फिर क्या करें, ये बड़े हो जाएंगे जब आप, तो हो सकता है आप जब जॉब करें तो हो सकता है आप सोचें कि यार एक घर खरीद लेते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरी सिटी में शिफ्ट हो गए, आप भी वर्किंग है, आपका स्पाउस भी वर्किंग है, तो आप दोनों ने मिलकर के घर खरीद लिया। अब घर खरीदेंगे, फ्लैट खरीदे, जो भी खरीद रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हो सकता है लोन लें, तो लोन चुकाएंगे, वो जो लोन का प्रिंसिपल चुकाएंगे,
लोन का दो चीजें होंगी, एक प्रिंसिपल होगा और एक इंटरेस्ट होगा। जो प्रिंसिपल का कंपोनेंट आप रीपे करेंगे उसकी डिडक्शन 80C में क्लेम कर सकते हैं। तो रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन टेकन फ्रॉम, किससे लिया? किसी से भी बेटा, चाहे गवर्नमेंट से, चाहे बैंक से, चाहे एलआईसी से। सर एलआईसी भी हाउसिंग लोन देता है? हाँ जी, हाउसिंग लोन वो भी देता है। या कोई भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर, आपने अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया, तो यानी इसमें क्या याद कर लें, केवल आपने हाउसिंग लोन लिया है जिसका क्या कर रहे हैं, रीपेमेंट। यानी जब प्रिंसिपल का रीपेमेंट करेंगे हाउसिंग लोन की तो आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? और क्या सर, ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं किसको सर? किसी इंडियन यूनिवर्सिटी को, या किसी कॉलेज को, या किसी स्कूल को, फॉर फुल टाइम एजुकेशन। वो भी कितने बच्चों की? केवल 2 तक के बच्चों की। जब आप स्कूल में थे तो जो फीस जाती थी, कई बार आपने उसका बाइफरगेशन देखा होगा। जो फीस वो लोग लेते हैं अलग अलग नाम से लेते हैं ना, ट्यूशन फीस, और किस नाम से लेते हैं? कंप्यूटर फीस, लाइब्रेरी फीस, जनरेटर फीस, है ना, अलग अलग तरीके से लेते, झाड़ू पोछा फीस, जो भी वो फीस लेते, बहुत सारे कंपोनेंट्स लेते हैं ना आजकल स्कूल वाले। उसमें जो ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं पेरेंट्स, जो ट्यूशन फीस का कंपोनेंट है, उसकी रिडक्शन मिल जाएगी पेरेंट को, जो भी पे कर रहा है, मम्मी या पापा जो भी लेना चाहे 80C में ट्यूशन फी। ये वो ट्यूशन फी नहीं है जो एक घर पे ट्यूटर आता है ट्यूशन पढ़ाने, या आप यहाँ पे कोचिंग आते हैं तो आप जो कोचिंग में फीस पे कर रहे हैं इसकी रिडक्शन नहीं मिलती 80C में। उसकी रिडक्शन है जो आपको फुल टाइम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, फुल टाइम एजुकेशन हम लोग किसको बोलते हैं? फुल टाइम एजुकेशन इसको बोलते हैं कि जो इंसान प्रोवाइड कर रहा है वो ही एग्जाम भी कंडक्ट करा रहा है और वही डिग्री भी दे रहा है। तो जैसे कॉलेज हो गया, कोई यूनिवर्सिटी हो गई, कोचिंग से नहीं आती इसमें, ठीक है ना जी। ओके, तो सर इसमें क्या याद कर ले? इसमें केवल बेटा ट्यूशन फी याद कर लो। ओके, या फिर बेटा आपने क्या किया, आपने बैंक में एफडी करा दी, टर्म डिपॉजिट बोल लो या एफडी बोल लो, लेकिन कितने समय की सर? 5 साल की। कितने समय की? 5 साल की। टर्म डिपॉजिट फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 5 ईयर विद, कहां पे? किसी भी शेड्यूल्ड बैंक। तो आज की तारीख में आप किसी भी बैंक में अगर आप चाहें एफडी कराना चाहते हैं और 80C की रिडक्शन लेना चाहते हैं तो कराने से पहले उससे पूछ लीजिएगा कि वो 5 साल वाली करानी है हमको जिसमें 80C की रिडक्शन मिलती है, तो आपको बता देगा सर ये वाली करा लीजिए, इसमें मिलती है, ठीक है ना। तो आप एफडी कराते हैं उसमें भी गवर्नमेंट दे रही है। सर अगर हम बैंक में ना करा के एफडी पोस्ट ऑफिस में करा लें तो यहां लिखा है 5 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, एफडी सब एक ही चीज है। सर पोस्ट ऑफिस में भी एफडी होती है? हाँ जी हाँ, बल्कि पोस्ट ऑफिस में तो आपका पैसा ज्यादा सिक्योर है एज कंपेयर टू बैंक। पोस्ट ऑफिस में पैसा ज्यादा सिक्योर है, पोस्ट ऑफिस डूबा तो भी आपको पूरा पैसा मिलेगा, बैंक अगर डूबा तो जितना इंश्योर है उतना ही मिलता है। खैर वो सब बात की बातें हैं। और सर क्या कर सकते हैं, या फिर बॉन्ड्स खरीद लो, नोटिफाइड बॉन्ड्स नबार्ड के, ठीक है, तो भी 80C की रिडक्शन है। या अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उसने पैसा जमा कर रखा है किसी ऐसी स्कीम में जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस वगैरह में ये स्कीम चलती है ना। तो ये जो आपके लिए मैंने एक लिस्ट दी है कि आप याद कर पाए इसको 80C की, अगर आपने इनमें कहीं पे भी जमा किया तो हम उसकी रिडक्शन देंगे। कहीं पे भी मतलब हो सकता है किसी एक में जमा किया हो सकता है 2 में जमा किया। मान लो आपने LIC कराई है 10,000 रुपए की, पी 10,000 का साल का प्रीमियम है, और PPF में आपने जमा किया है 50,000, ठीक है, प्लस आपने लोन ले रखा था जिसका प्रिंसिपल का रीपेमेंट किया है इस बार कितना किया, मान लेते हैं 60,000 लोन लिया था, होम लोन, हाउसिंग लोन, और कोई लोन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ होम लोन की बात कर रहे हैं। उसके प्रिंसिपल का रीपेमेंट किया है 60,000, बाकी और कुछ किया नहीं इनमें से। तो क्या करेंगे हम इसका टोटल कर देंगे, जो जो आपने किया इसका टोटल कितना होता है बेटा? 1,20,000। लॉ मेकर कहते हैं साहब ये फिगर 1,20,000 या ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख, दोनों में जो कम होगी उसी की रिडक्शन हम आपको देंगे। यानी कम क्या है बेटा? 1,20,000 इस केस। मतलब सर मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी, परमिसिबल डिडक्शन कितनी है? सम पेड या डिपॉजिटेड। पेड या डिपॉजिटेड मतलब ये जो आपने टोटल जो भी आपने पे और जमा किया वो फिगर एक्चुअल अमाउंट, या फिर मैक्सिमम 1.5 लाख। यानी इसको ऐसे भी इन अदर वर्ड्स आप लिख सकते हैं कि एक्चुअल जितना पेड या डिपॉजिट है, एक्चुअल अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड, और 1.5 लाख दोनों में जो कम होगी बेटा, हायर नहीं।
दोनों में जो लोअर होगी उसकी रिडक्शन मिलेगी, दोनों में जो कम होगी। ठीक है, मान लो कोई कह रहा है आपसे कि उसने LIC कराई है, LIC में प्रीमियम दिया है साल भर का 1 लाख रुपए और PPF में जमा किया है पूरे साल में 1.5 लाख रुपए। LIC कराई है 1 लाख रुपए का प्रीमियम गया है, PPF में जमा किया है 1.5 लाख रुपए और कह रहा है 80C में डिडक्शन कितनी, 1.5 लाख। आप समझ रहे हैं ना, टोटल तो 2.5 लाख हो रहा है बट मैक्सिमम ज्यादा 1.5 लाख, तो 1.5 लाख मिल पाएगा ना कि 2.5 लाख। और वो भी आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, अब मैं तो इसके बाद नहीं बोलूंगा। न्यू रिजीम पढ़ लेना घर जाके, जो नोट्स मैंने दिए थे, ये 80C वगैरह डिडक्शन न्यू रिजीम अगर ऑप्ट कर रहे हैं तो नहीं मिलती है, 1 रुपए की भी नहीं मिलती। आप LIC कराएं, PPF कराएं, 80C वगैरह नहीं मिलती, तो पढ़ लेना इसलिए घर जाकर के। ओके ठीक है सर, ये तो हो गया सर। एक बार और सर याद कर लें, चलो मैं करा देता हूं आपको, करा दें कि आप करेंगे याद, क्या करेंगे, है बेटा, हो जाएगा, आर यू श्योर? चलो ठीक है। इसके बाद आते हैं 80CCC। ये क्या है सर 80CCC? अरे कोई फुल फॉर्म नहीं है, सेक्शन है। किसको मिलती है? अच्छा, इंडिविजुअल को, केवल इंडिविजुअल को। हाँ जी हाँ, केवल इंडिविजुअल को। किस चीज के लिए सर? ये लोग क्या कर रहे हैं? कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं बेटा। कहां के लिए, किस चीज के लिए सर? सर्टेन पेंशन फंड। देखिए होता क्या है, आज की तारीख में हर इंसान बहुत परेशान है, आप जानते हैं, अलग अलग कारण है परेशानी के। और एक कारण ये है, अभी तो आप स्टूडेंट लाइफ में, जब थोड़ा बड़े होंगे, जॉब करने लगेंगे, 5-10 साल बीतेंगे, आप 40-45 की ईयर्स तक पहुंचेंगे, तो एक चिंता आपको और सताएगी। बता सकते हैं काहे की? शादी की चिंता बोल रहे हैं? नहीं, कि भैया देखो, आज तो सब कुछ ठीक है, अच्छा है, कमा रहे हैं, बढ़िया सब कुछ चल रहा है, लेकिन एक एज है, कब तक कमाएंगे, है ना? फिर बुढ़ापा आएगा, फिर आपको भी थोड़ा सा, है ना भाई, आप जॉब भी कर रहे हैं तो एमएनसी वाला ऐसे बुढ़े को तो रखेगा नहीं, सीधी सी बात है। फिर घर कैसे चलेगा, तो एक टेंशन रहती है। अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि सरकार पेंशन दे रही है ना? अब तो नए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी देना बंद कर दिया है, तो आप तो और सब तो प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, तो फिर कैसे चलेगा? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे अलग अलग लोगों के पेंशन फंड्स अवेलेबल है। LIC का है, HDFC का है, बहुत है, अनगिनत है, मतलब आज की तारीख में। तो आप उनमें वो प्लान ले लीजिए उसका, और हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें जमा करते रहिए। ड्यूरिंग जब आप जॉब कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते रहो। फिर जितने टाइम का प्लान आपने जो भी जैसा प्लान लिया है, वो जब खत्म हो जाएगा, फिर वो कंपनी आपको, वो फंड वाला क्या करेगा, HDFC का पेंशन प्लान लिया तो HDFC वाला हर महीने आपको पेंशन देता रहेगा, जितने का लिया। मतलब समझ रहे हो, अगर आपने जैसा प्लान लिया वैसा प्रीमियम आप दे रहे होगे। तो जो आप जमा कर रहे थे हर साल, क्यों जमा कर रहे थे? ताकि बाद में पेंशन मिले। तो जो आप जमा कर रहे हो, लॉ मेकर कह रहा है सर हम इसकी रिडक्शन दे देंगे 80CCC में। आइए पढ़ के देखते हैं। कंट्रीब्यूशन यानी पैसा जमा कर रहे हैं कुछ पेंशन फंड्स के लिए, सर्टेन पेंशन फंड्स, एनी अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड टू कीप इन फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट। काहे के लिए पैसा जमा कर रहे हैं सर? फॉर एनी एन्यूटी प्लान। अंडरलाइन करो वर्ड एन्यूटी प्लान, मतलब पेंशन प्लान। एन्यूटी मतलब जो हर साल हमें बाद में थोड़ा थोड़ा मिला करेगा। और एनी एन्यूटी प्लान सर किसका लें? LIC ऑफ इंडिया का ले लीजिए, या एनी अदर इंश्योरर किसी का भी ले लीजिए, 80CCC में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। सर क्यों ले रहे हैं सर ये एन्यूटी प्लान? फॉर रिसीविंग, क्यों ले रहे हैं? बाद में आपको पेंशन मिले। तो आप ही का पैसा है जो आप जमा करेंगे, वो ब्याज के साथ एक्यूमुलेट हो जाएगा और बाद में आपको पेंशन मिलेगी, ताकि आपको बाद में चिंता ना हो। सर कितनी डिडक्शन मिलेगी? जितना बेटा जमा किया, या 1.5 लाख रुपए, दोनों में जो कम होगा। जितने का आप हर साल जमा करते हैं, या 1.5 लाख रुपए, दोनों में जो कम होगा उसकी डिडक्शन आपको मिलेगी। मजेदार बात यह है कि ये जो 3 सेक्शंस हैं, मैं आपको समझाता हूं बात को। एक ये जो 80C है आपका, ये जो आपने पढ़ा, एक ये जो 80CCC है जो पढ़ लिया, और एक अभी आप पढ़ेंगे 80CCD, अभी पढ़ा रहा हूं। ये तीनों की मिला के कंबाइंड डिडक्शन है 1.5 लाख। 80C, 80CCC, 80CCD सबसेक्शन 1,
तीनों की मिला के ज्यादा से ज्यादा एक साल में 1.5 लाख की डिडक्शन है। बात समझ आई नहीं? क्या समझ आई? हाँ, मतलब जैसे आपने मान लो आपने LIC कराई, LIC वगैरह का प्रीमियम पे किया या PPF वगैरह कराया और ये कराया टोटल 1 लाख, है ना बेटा? और आपने पेंशन प्लान भी लिया और इसमें भी आपने 1 लाख जमा किया, तो आपको डिडक्शन 2 लाख नहीं हुई कि 1 लाख उस सेक्शन में 1 लाख इसमें, दोनों मिला के 1.5 लाख। यानी किसी भी साल में 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD का सबसेक्शन 1, अभी दिखाता हूं सबसेक्शन 1 क्या है, इन तीनों को मिला के 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, अब 80CCD पढ़ते हैं। CCD कैफे कॉफी डे नहीं है ये, ठीक है, नॉर्मल सेक्शन है, कोई फुल फॉर्म नहीं। किसको मिलने वाली है सर? पढ़ के देखते हैं बेटा। इंडिविजुअल्स जो कहां जॉब करते हैं सर, एम्प्लॉयड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सर केवल यहीं पे और कहीं पे नहीं, और पढ़ो तो आगे, और एनी अदर एम्प्लॉयर, एनी अदर एम्प्लॉयर मतलब प्राइवेट भी करो, कहीं भी जॉब करो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हो चाहे प्राइवेट करो। सर अगर जॉब नहीं करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सर एनी अदर इंडिविजुअल एसएससी, जॉब नहीं करता है तो भी, यानी वो इंडिविजुअल, आप लिख लीजिए यहाँ पे, छोटा छोटा लिखते रहा करो, जो जो हम बोलते हैं थोड़ा थोड़ा जो आपको लगे वो लिख लिया करो। यानी वो इंडिविजुअल जो जॉब में हो, सैलरीड इंडिविजुअल के लिए भी है ये सेक्शन, और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए भी ये सेक्शन है। सेल्फ एम्प्लॉयड समझते हैं, जो खुद का कोई काम कर रहे हैं ना, जॉब नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्या करना पड़ेगा सर इन लोगों को? अगर यहाँ पे डिडक्शन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा सर? कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे सर ऊपर भी तो पेंशन ही तो था ये। नहीं बेटा वो अलग था, वो भी पेंशन था लेकिन वो अलग प्लान थे। आइए ये पढ़ते हैं जरा, ये क्या है पढ़ते हैं जरा, समझाते हैं आपको, पहले पढ़ते हैं। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल एम्प्लॉयड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर 1 जनवरी 2004 से इन्होंने सबके लिए कह दिया था। तो अब आपको ये डेट नहीं याद करनी, इतने साल हो गए, लिखा है और ऑन आफ्टर 1 जनवरी 2004 और एनी अदर एम्प्लॉयर। आप समझे मेरी बात को? यानी केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए कि किसी के लिए भी? किसी के लिए भी है आज की तारीख में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे कोई भी। डेट याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं, मैं बताता जाता हूं, आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर आ रहा है, ये डेट की अब ज्यादा जरूरत नहीं। और एनी अदर एसएससी का मतलब क्या हुआ सर? एनी अदर एसएससी मतलब बेटा सेल्फ एम्प्लॉयड भी है, जॉब नहीं करते तो भी है, लेकिन होने कौन चाहिए आप, किसके लिए है ये? इंडिविजुअल के लिए ये, और किसी एचयूएफ वगैरह या किसी के लिए नहीं है सर। ठीक है बेटा, सर इन्होंने किया क्या है सर बताओ तो, सर इनको क्या डिडक्शन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्या किया है सर? पढ़ के देखते हैं बेटा। हु हैज पेड और डिपॉजिटेड एनी अमाउंट इन हिज अकाउंट अंडर ए नोटिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको प्यार से नोटिफाइड पेंशन स्कीम को हम लोग एनपीएस बोल सकते हैं, या इसका फुल फॉर्म नेशनल पेंशन स्कीम भी बोल सकते हैं, या इसको अटल पेंशन योजना भी बोल सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे ये योजना आई थी, अटल पेंशन योजना। तो उसने एनपीएस में पैसा जमा किया, किसने? इंडिविजुअल ने। कहां जमा किया? पढ़ के देखना, ब्रैकेट में क्या लिखा है, टू हिज नोटिफाइड पेंशन स्कीम का मतलब क्या है? टू हिज इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट उसने खुलवा रखा है। कहां खुलवा रखा है ये? अंडर या तो एनपीएस के तहत या अटल पेंशन योजना। तो जब हम लोग आज की तारीख में एनपीएस बोले तो आप एनपीएस से नेशनल पेंशन स्कीम भी समझ जाना, और अटल पेंशन योजना दोनों को मिला के हम एनपीएस बोलेंगे। अच्छा सर ये तो बात समझ में आ रही है, सर डिडक्शन कितनी दोगे ना सर? देखो अंतर मैं आपको समझाता हूँ, 80 की और सीसीडी में मोटा मोटा अंतर क्या है, वो भी पेंशन है ये भी पेंशन है। वो क्या है, आप किसी एलआईसी का या एचडीएफसी या किसी का भी ले रहे हो, ये क्या है, ये सरकारी है, एनपीएस या अटल पेंशन योजना, इनका प्लान ले रहे हो ताकि बाद में पेंशन मिले। ये नहीं कह रहे कि हम अपनी जेब से पेंशन देंगे, कहेंगे आप पैसा जमा करोगे हर साल, इनके पास यहाँ पे पैसा जमा करोगे, वो पैसे में ब्याज होगा, और फिर आखिरी में आपको क्या मिला करेगी? हर महीने पेंशन मिला करेगी। ठीक है ना सर? आज जब पैसा जमा करेंगे तो डिडक्शन मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल बेटा डिडक्शन मिलेगी। पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं सबसे पहले, या अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपका खुद का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, पहले उसकी बात करेंगे, फिर उसके बाद यहां बात होगी एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन की। अच्छा यानी ये क्या है देखो,
आज की तारीख में जितने भी गवर्नमेंट के जो पहले देखो, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं 1 जनवरी 2004 से पहले वाले, पहले से जॉब कर रहे हैं, अभी भी कुछ होंगे जो रिटायर नहीं होंगे, उनको तो सरकारी पेंशन मिला करती है। मतलब जब रिटायर होंगे तो उनको ये एनपीएस वगैरह खुलने की जरूरत नहीं होती, उनको तो क्या मिलती है, पेंशन। मतलब उनसे गवर्नमेंट कह नहीं रही कि आप अपनी सैलरी का कुछ कंट्रीब्यूट करिए तो पेंशन देंगे, करी नहीं नहीं नहीं, आप सर टेंशन ना लीजिए, आप बिल्कुल हमारे दामाद है। तभी तो पहले गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना चाहते थे, तो आपको सर हम सैलरी भी दे रहे हैं, रिटायर हो जाएंगे तो पेंशन भी देंगे, आप मर गए तो आपकी वाइफ को भी देंगे, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया 2004 से, जिसपे बहुत सारी स्ट्राइक भी हुई, बहुत सारे है ना पंगे भी हुए, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने कहा गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गवर्नमेंट करी नहीं, हो रहा है हो रहा है। इन्होंने कहा साहब अब आपको पेंशन चाहिए तो आप अपनी सैलरी का थोड़ा थोड़ा पैसा कटवाइए एनपीएस के थ्रू, एनपीएस में, यानी आपका वो सैलरी का पैसा कट के एक जगह जमा होगा जिसका नाम है एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम कुछ लोग बोल लेते हैं, कुछ नेशनल पेंशन स्कीम बोल लेते हैं, वहां पैसा जमा होगा, उसमें आप भी जमा करते हैं और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, तो आपका भी जमा होगा एम्प्लॉयर का भी। और अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है, वो जमा करना चाहे तो उसके लिए भी हाँ कर दिया इन्होंने कि सर आप भी जमा कर सकते हैं, उसमें एम्प्लॉयर करे या ना करे वो उसकी मर्जी है, आपको खुद का जमा करना है तो आप कर सकते हो, तो और डिडक्शन भी दे देंगे। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो भी आप खोलना चाहो ये अटल पेंशन योजना वगैरह तो आप खोल सकते हो सर, जमा कर सकते हो, तो हम आपको डिडक्शन भी दे देंगे। किस चीज की डिडक्शन देंगे सर, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की कि एम्प्लॉयर के, दोनों की दे देंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू कुछ लिखा है कितनी देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूट किया अपनी सैलरी से कटवाया, या इंडिविजुअल ने जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसने खुद से पे किया, ठीक है ना। देखते हैं जरा उसकी क्या डिडक्शन दे रहे हैं। इन केस ऑफ सैलरीड इंडिविजुअल, डिडक्शन देंगे ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन, ओन मतलब समझ गया ना, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, अंडर कौन से सेक्शन में सर ये डिडक्शन मिल रही है, 80 सीसीडी के सबसेक्शन 1 में, ये याद करना है आपको, सबसेक्शन 1 कितना देंगे सर, ज्यादा से ज्यादा सर कितना देंगे सर, रेस्ट्रिक्टेड टू 10% ऑफ सैलरी। कितनी देंगे ज्यादा से ज्यादा, मतलब जितना एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया या जितनी उसकी सैलरी है उसका 10% दोनों में जो कम होगा, दोनों में जो कम होगा। तो और सर सैलरी का मतलब क्या है, यहाँ पे आपने लिखा नहीं, देखो यहाँ पे सैलरी का मतलब वही है जो एचआरए वगैरह में सैलरी का मतलब होता था, बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ वाला प्लस कमीशन इफ वाला समझ गए ना, इफ डीए में इफ प्रोवाइडेड अंडर दी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और इफ इट इज टू बी कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स, या कमीशन में इफ इट इज बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय एम्प्लॉय, वो हम लोग ने वहां पढ़ा था। तो मान लो अब एक एम्प्लॉय है बेटा, उसने जो खुद का कंट्रीब्यूशन किया पूरे साल में वो 1 लाख किया, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एनपीएस के में रहा 1 लाख, और सर उसका ना जो सैलरी है ना सर, उसका 10% हमने जब निकाला, मान लो सैलरी कितनी मान ले, 10% ऑफ सैलरी, सैलरी बताओ कुछ भी एक फिगर बताओ पूरे साल की सैलरी, वही 3 चीजें मान लो जोड़ करके आई 15 लाख मान लेते हैं, तो 15 लाख निकाला, 15 लाख का 10% यानी 1.5 लाख, दोनों में जो कम है, कम क्या है बेटा, 1 लाख। यहां तक बात समझ आई, ये तो एक बात है 80 सीसीडी 1, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ और भी कह रखा है, पहले ये पढ़ो, फर्दर एडिशनल डिडक्शन भी हम दे देंगे अप टू 50,000 इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 1B। क्या मतलब सर इसका, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, इसका मतलब समझते हैं। लॉ मेकर ने कहा कि 3 सेक्शंस में आपको जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी, अभी आपने पढ़ा भी 1.5 लाख मिलेगी, मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी, 1.5 लाख। अब लोगों ने किया क्या, जब ये इनिशियली बहुत पहले जा रहा हूं, जब ये 50,000 नहीं हुआ करता था 1B वाला, तो लोगों ने किया क्या, लोग यहीं जमा कर लेते थे, टीसीए वगैरह में, पीपीएफ वगैरह में जमा कर लेते थे, फिर यहाँ पे ना कोई अटल पेंशन योजना या इन सब में बहुत ज्यादा नहीं जा रहा था, क्योंकि कोई एडिशनल डिडक्शन थी नहीं, और कोई और लॉक इन पीरियड इतना लंबा है कि आज पैसा जमा करेंगे पेंशन मिलेगी जाने कब, तो इंसान ना मोटिवेट नहीं हो रहा था, तो इंसान कहता था यार जब 1.5 लाख मिलनी है तो यहाँ जमा करके कोई फायदा नहीं, यही जमा कर ले रहे हैं, पीपीएफ वगैरह में जमा कर ले रहे हैं। अब जब ये हुआ तो गवर्नमेंट ने मोटिवेट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ले आई एक और सबसेक्शन 80 सीसीडी में, एक और सबसेक्शन ले आई 1B,
जिसमें उसने कह दिया कि इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन जो होगा टुवर्ड्स ये एनपीएस, इसकी हम 1B में आपको डिडक्शन दे देंगे मैक्सिमम 50। और ये जो 1B है ये इस 1.5 लाख की लिमिट के लिए काउंट नहीं करेंगे। ये 1B हम इस 1.5 लाख की लिमिट के लिए काउंट नहीं करेंगे। अब इससे पर्पस क्या सॉल्व हुआ हम आपको समझाते हैं। है ये 1B इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन, ये भी अभी इंप्लॉयर पढ़ाया ही नहीं मैंने, ये भी 1B इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन 1, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन सबसेक्शन 1, और 1B भी इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन, दोनों इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन है। 1B में कह रखा है कि सर 50,000 की डिडक्शन ले लीजिएगा और ये आपके 1.5 लाख की लिमिट में काउंट नहीं होगी, ये 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है मैं आपको समझाता हूं। इसका इंपैक्ट ये पड़ता है कि मान लो किसी ने पेंशन फंड लिया और उसने एनपीएस में जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन था, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, लेट से वो रहा एनपीएस में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 80,000, कितना रहा बेटा? तो हम लोग क्या करते हैं प्रैक्टिकली, अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं? 80,000 में सबसे पहले तो हम 1B में डिडक्शन उठाते हैं, यानी 80CCD 1B में। हम पहले 1 में नहीं उठाते, पहले किस में लेते हैं? 1B में। और कितनी मिल जाती है? 50,000। इसमें कोई 1.5 लाख की अपर जो सीलिंग थी सबकी मिला के वो इसमें नहीं आता, 50,000 की। हाँ सर कितनी और बच गई? 80,000 में 50,000 क्या, कितना और बच गया? 30,000। भाई 80,000 में अगर 50,000 चला गया तो 30,000 और बच गया। ये भी इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन, और इसके लिए लेते हैं 80CCD सबसेक्शन 1। फिर क्या करते हैं हम? फिर हम क्या करते हैं, 80C में जितनी डिडक्शन मिली, जो भी अमाउंट है, एनी अमाउंट, 80CCC में जो भी है, और 80CCD सबसेक्शन 1, जैसे इस केस में 30,000, इन तीनों का टोटल जितना आया एक्चुअल, इन तीनों का टोटल एक्चुअल या 1.5 लाख, विच एवर इज लोअर, उतनी डिडक्शन मिलेगी। मान लो फॉर एग्जांपल अगर इन तीनों का टोटल एक्चुअल आया 1.5 लाख, 80C में हमने जो जमा कराया, लेट से 80C में 1,20,000 था, मान लेते हैं, अब एज्यूम किया मैंने, तो 1.5 लाख टोटल आया। 1.5 लाख या 1.5 लाख में कम क्या है? 1.5 लाख। 1.5 लाख तो ये भी डिडक्शन मिल गई और 50,000 ये भी मिल जाएगी, यानी हमारी डिडक्शन कितनी हो गई? 2 लाख हो गई। तो यानी एक तरीके से आज की तारीख में 80C, 80CCC, 80CCD सबसेक्शन 1 एंड 80CCD सबसेक्शन 1B में एक इंसान 2 लाख तक का फायदा उठा सकता है। इंप्लॉय के कंट्रीब्यूशन की बात करी भी हमने, इंप्लॉयर में भी आए नहीं, जिसमें 1B 1.5 लाख की लिमिट में ही नहीं है। गई बात दिमाग में? तो जब भी इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स एनपीएस या अटल पेंशन योजना, कुछ भी बोल लीजिए, हम एनपीएस बोलते हैं, दोनों कवर्ड हो गए, उसी में एक ही बात है। तो एनपीएस में उसमें सबसे पहले हम 1B में ले जाते हैं उसको, वहां पे 50,000, अगर मान लो उसने जमाई 40,000 किया तो 1B में 40,000 मिल जाएगी, 80CCD 1B में 40,000 मिल जाएगी, 80CCD 1 में जाने की जरूरत ही नहीं। 50,000 जमा किया तो 1B में 50,000 मिल जाएगी, 1 में जाने की जरूरत ही नहीं। तो 50,000 तक 1B में ले गए, फिर और जो जमा किया है तुमने अटल पेंशन योजना में वो 1 में चलेगा, लेकिन 1 में जब देंगे तो हम कंबाइंड सीलिंग को भी दिमाग में रखेंगे। गई बात दिमाग में ना? ओके। तो अब क्या करते हैं बहुत सारे लोग जो हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, अच्छी खासी इनकम है, 20-25 लाख का पैकेज है, तो हायर टैक्स ब्रैकेट में पहुंच जाता है। हायर टैक्स ब्रैकेट समझते हो क्या? 30% टैक्स स्लैब में, जो आपने नहीं पढ़ा था 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स स्लैब पहुंच जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, अब भैया अच्छा खासा टैक्स बनना है तो उसको 1.5 लाख तक तो ये पीपीएफ या इन सब जगह जमा करके वो ले लेते हैं, और 50,000 एनपीएस में जमा करते रहते हैं हर साल। तो 50,000 जब आप एनपीएस में जमा कर रहे हैं तो उसका फायदा क्या हो रहा है आपको? 1B में, 80CCD 1B में 50,000 की रिडक्शन तो मिली जा रही है। मोटा मोटा फायदा समझिए, रिडक्शन मिलने का फायदा क्या हुआ? इनकम कम हो गई ना। तो अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते थे तो 50,000 का मोटा मोटा 30%, 15,000 तो उसी समय बच गया, टैक्स बच गया, टैक्स सेव हो गया आपका। डिडक्शन मिलने से वो क्या रहा है? इनकम कम हो रही है, टैक्स कम हो रहा है ना आपका, इनकम कम तो टैक्स कम। तो 50,000 की वहां ले लेते हैं, बाकी जो बचा
कोई 80C में लेना चाहे, 80CC में लेना चाहे, 80CCD1 में लेना चाहे, टोटल मिला के उन तीनों का मिला के 80C, 80CCC, 80CCD सबसेक्शन 1 का मैक्सिमम कितना, तीनों का मिला के मैक्सिमम कितना, 1.5 लाख, 1,50,000, तीन का मिला के ये ना 1.5 लाख गया। कहां गया? चलो ठीक सर, ये तो आपने ये बताया कि सर अगर वो एम्प्लॉय है, कहीं जॉब करता है, तो आपने बताया हाँ बेटा। सर ये अगर सेल्फ एम्प्लॉयड होता तो क्या होता? सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए इन एनी अदर केस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 1 कितनी होगी? 20%। अब 20% ऑफ सैलरी तो देख नहीं सकते क्योंकि वो जॉब ही नहीं करता कहीं पे, तो 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, यानी पांचों हेड की इनकम जोड़ के जो ग्रॉस टोटल इनकम आई उसकी 20% या जितना उसने जमा किया दोनों में जो कम हो, जितना उसने जमा किया या 20% दोनों में जो कम होगा। सर इसके लिए भी, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी 50,000 की एडिशनल डिडक्शन है क्या? हाँ जी, इसके लिए भी है। चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे आप जॉब करते हो, दोनों के लिए। देखो इस 50,000 में तो हम कोई लिमिट भी नहीं देख रहे, ना 1.5 लाख की देख रहे, ना इवन जो ऊपर आपको 10% पढ़ाया या 20% पढ़ाया ये भी नहीं चेक कर रहे हैं। कहीं चेक कर रहे हैं? नहीं। अटल पेंशन योजना में जब भी किसी ने 50,000 या उससे कम जमा किया तो उतनी तो रिडक्शन उसको 50,000 तक की तो यहां मिल ही जाएगी। 1B में ले ले, कोई लिमिट ही नहीं यहां पे। उसके बाद जो हुआ उसके लिए हम चेक कर लेते हैं कि जैसे अगर जॉब पे है तो सैलरी का 10% या जितना बचा दोनों में जो कम है वो मिलेगी, और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम सीलिंग ऑफ 1.5 लाख। मैक्सिमम मतलब कंबाइंड सीलिंग ऑफ 1.5 लाख। और अगर जॉब पे नहीं है तो 20% या जितना जमा किया। बात गई दिमाग में कि नहीं गई? एक और एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा सा एफर्ट्स आप लोग डाल रहे हैं, थोड़ा सा डालना पड़ेगा आपको भी एफर्ट्स, है ना। मान लीजिए आपको कार चलाना सीखनी है, तो जो आपको कार चलाना सिखाएगा उसके साथ आप कार चलाना सीख रहे हैं, तो थोड़े से सेल्फ एफर्ट खुद भी डालने पड़ेंगे ना, कि बिल्कुल अपना आंखें बंद करके बोंदू बने बैठ जाएंगे कि हमको सिखा लो तो सिखा लो, नहीं सीख पाएंगे ना ऐसे। फिर थोड़ा तो डालना पड़ेगा आपको भी अपना एफर्ट। कह रहा है ब्रेक दबाओ, कह रहे हम तो दबाएंगे नहीं, तुम दबा लो। तो फिर वो आपको एक दिन क्या 15 दिन सिखाए, 15 दिन क्या 150 दिन सिखाए, आप करोगे ही नहीं। तो कह रहा है ब्रेक दबाओ, आपने कर लो एक्सीलेटर लो, तुम सिखा रहे हो। समझ रहे? ये मैं बोलना ये चाह रहा हूं इसमें कि जैसे मैं पढ़ाता हूं ना, थोड़ा सा एफर्ट्स एटलीस्ट, अगर आप 10% भी एफर्ट डालें, 90% मैं काम कर लूंगा, लेकिन आप 0% एफर्ट डालेंगे। लाइट भी घर में जब आती है तो एक फेस चाहिए होता है, एक न्यूट्रल चाहिए होता है। केवल फेस आएगा तो भी लाइट नहीं आएगी। न्यूट्रल का काम, वो न्यूट्रल का काम इतना इतना कर लो। तो थोड़े से एफर्ट्स प्लीज डालो। बिल्कुल एफर्ट्स आप बंद करके बैठ जाओ कि सब आपके करिकुलम में है। मैं यहाँ पे आपके साथ टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। मालूम है ये मैं क्यों कर रहा हूँ आपके साथ? ये पूछ लेगा आपसे एग्जाम में तो आप वहां बैठ जाएंगे, पहल के बैठ जाएंगे कि मैं तो आता नहीं है, तो आप कहीं फेल ना हो जाएं। मेरे को ये लगता है कि भैया आप आए हमारे पास तो पास हो जाए, इसलिए आपको ये एग्जाम्पल से बार बार ले रहा हूँ। चलो एक और समझा देता हूँ, एक बार और समझा देता हूँ। नहीं मेरे को कौन सा शौक है, इसलिए अपने एफर्ट्स प्लीज डालिए प्लीज। मान लीजिए एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया टूवर्ड्स एनपीएस। कितना कंट्रीब्यूट किया सर? मान लो बेटा 3 लाख रुपए। अब इसका इसका तरीका क्या होगा सर? इसमें सबसे पहले बिना कोई क्वेश्चन पूछे हम डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन, बताइए 80, बिल्कुल ठीक, 1B, और कितनी देंगे? 50,000। उसके बाद जो बची बैलेंस वो बची 2.5 लाख। बट ये 2.5 लाख ऐसे नहीं देंगे सर, फिर बेटा 2.5 लाख, या फिर जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, ये एम्प्लॉय मान रहे हैं हम, जॉब करते हैं, तो जॉब के केस में सैलरी का
10%। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड होता तो सेम चीज में जीटीआई का 20% करते हैं हम, अभी जॉब वाला मान रहे हैं, तो उसकी जो भी सैलरी होगी, बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ वाला प्लस कमीशन इफ वाला, उसका 10% करेंगे, 10% ऑफ सैलरी। और मान लेते हैं सैलरी है उसकी कितनी मान लें सर बेटा, 10 लाख मान लो, कुछ भी मान लेते हैं, एज्यूम किया मैंने 10 लाख एज्यूम किया है, तो 10% ऑफ 10 लाख यानी 1 लाख, तो 2.5 लाख और 1 लाख में कम क्या है, लोअर, लोअर है सर 1 लाख। ये डिडक्शन सर हुई कौन से सेक्शन में, यहां लिख रहा हूं सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 1 में। लेकिन हमको ये भी चेक करना पड़ेगा कि 80C में इसने कोई डिडक्शन क्लेम करी है क्या, और करी है तो कितनी करी है। 80CCC में कोई क्लेम करी है क्या, और करी है तो कितनी करी है, क्योंकि तीनों का टोटल 1.5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर 1.5 लाख से ज्यादा है तो 1.5 लाख पे हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो अगर उसने कह रहा है कि 80C में उसने 20,000 रुपए जमा करे हैं और 80CCC में भी 20,000 जमा करे हैं, तो डिडक्शन कितनी हो जाएगी, इसका टोटल 1,40,000, या कंबाइंड सीलिंग एज पर सेक्शन 80CCE, वो सेक्शन नहीं भी याद करोगे तो चल जाएगा, कितनी कंबाइंड सीलिंग, 1.5 लाख, दोनों में जो कम होगी लोअर, तो इसको डिडक्शन कितनी मिल गई, यानी 1,40,000 यहां मिल गई। तो टोटल डिडक्शन कितनी हो गई, देखिए भैया 50,000 ये तो मिल ही रही है, 1,40,000 ये हो गई, 1,90,000 हो गई। ठीक है, दूसरा केस, अगर मान लो 80C में 20,000 ना जमा करके इसने 1,20,000 जमा करे होते। 80C समझ गए, LIC की पॉलिसी ली थी, PPF, RPF, SPF, हाउसिंग लोन का रीपेमेंट जो भी था वहां पे, है ना, फिक्स डिपॉजिट करा दी 5 साल के लिए, पोस्ट ऑफिस में करा दिया, जो भी है। ऐसे में सर फिर क्या करते, पहले हम इसका टोटल करते, इन तीनों का टोटल आता 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 20,000 कितना, 2,40,000, तो 2,40,000, या फिर कंबाइंड सीलिंग तो 1.5 लाख है, दोनों में कम बताओ, 1.5 लाख, तो ये होता 1.5 लाख और ये 50,000, 2 लाख मिल जाती इसको। ठीक है, डिपार्टमेंट भी समझ रहा है कि बच्चे को टफ लगता है, तो डिपार्टमेंट भी अब न्यू रिजीम ले रहा है, और ये सब कह रहा अब नहीं देते, न्यू रिजीम में नहीं मिलती 1 रुपए भी, तो खत्म हो जाएगी धीमे धीमे। अब बताओ समझ गए, अब अगर सेल्फ एम्प्लॉयड होगा तो सब कुछ यही रहेगा, यानी 80CCD 1B रहेगा, बस ये जो सैलरी का 10% किया, इसकी जगह 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगा। तो उसमें जाहिर सी बात है जॉब पे है नहीं तो सैलरी हेड की इनकम नहीं होगी, बाकी चारों हेड में, चारों भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, जो भी इसकी जीटीआई है उसका 20%, और फिर बाकी सारा सिस्टम वैसा ही रहेगा। उसके लिए भी कंबाइंड सीलिंग, ये जो 1.5 लाख की है देखेंगे उसके लिए भी। ठीक है, तो ये तो बात हुई एनपीएस में इंडिविजुअल के खुद के कंट्रीब्यूशन की या एज अ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की। बाकी अगर जॉब पे है तो एक जन और कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, आपका एम्प्लॉयर। तो अगर एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसकी डिडक्शन मिलती है, और उसके लिए ना एक सेपरेट सेक्शन है, मतलब 80CCD सबसेक्शन 2 है। 1 और 1B जो है वो एम्प्लॉय के लिए है, खुद के कंट्रीब्यूशन या इंडिविजुअल के खुद के कंट्रीब्यूशन। सबसेक्शन 2 का के लिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। और मजेदार बात यह है, जो कंबाइंड सीलिंग है 1.5 लाख की, इसमें ना 1B कवर्ड है ना सबसेक्शन 2 कवर्ड है, मतलब ना 80CCD सबसेक्शन 1B कवर्ड है। 1.5 लाख की जो कंबाइंड सीलिंग है उसमें ना सबसेक्शन 1B कवर्ड है ना सबसेक्शन 2 कवर्ड है, मतलब 1.5 लाख की जो कंबाइंड सीलिंग है उसमें केवल ये 3 चीजें कवर्ड है, 80C, 80CCC और 80CCD का सबसेक्शन 1। तो ये आपको सबसेक्शन 2 आपके लिए अच्छी बात है, इस 1.5 लाख की सीलिंग में नहीं है कि खराब बात है, अच्छी बात है,
क्योंकि ये अलग से आपको और मिल जाएगी। तो एक बार फिर से वाला नोट एक बार और पढ़ते हैं, फिर सीसीडी सबसेक्शन 2 तो पढ़ना ही, ऊपर चल के देखते हैं क्या लिखा है। एज पर, ये बात जो कंबाइंड सीलिंग की बात है ना कि मैक्सिमम कंबाइंड जो है वो 1.5 लाख, ये बात कहता है, इसके लिए एक सेक्शन बना है सीसी। तो ये ना याद करना हो तो ना याद कर, मतलब सीसी ये कहता है कि इन तीनों की मैक्सिमम 1.5 लाख। तो क्या कह रहा है, एज पर सेक्शन 80 सीसीई मैक्सिमम परमिसेबल डिडक्शन 80 सी की, 80 सीसीसी की, 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 की इज 1.5 लाख। मैं ज्यादा टाइम इन 3 सेक्शन में इसलिए लगा रहा हूं कि इनसे क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली बनते हैं, ठीक है। बाकी सेक्शंस बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत भयानक इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। तो 80C, 80 CCC, 80 CCD सबसेक्शन 1 की कंबाइंड मैक्सिमम सीलिंग है 1.5 लाख। आगे क्या लिखी है, हाउएवर वाला लाइन पढ़ के देखो, आपको समझ में आएगी। However, the limit of 1,50,000 अंडर सेक्शन 80 सीसी, जो लिमिट है कंबाइंड वाली, does not apply to deduction under section 80 CCD subsection 2, यानी employer contribution towards NPS, and 80 CCD subsection 1, that is additional 50,000 की deduction for employee contribution or as a individual self-employed contribution। क्लियर हो गई बात। अब सबसेक्शन 2 क्या, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की कितनी डिडक्शन हम एम्प्लॉय को दे रहे हैं 80 सीसीडी सबसेक्शन 2 में। सर डिडक्शन किसको मिलेगी, एम्प्लॉयर को कि एम्प्लॉय को? एम्प्लॉय को। एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसकी भी डिडक्शन हम आपको दे रहे हैं। कैसे देंगे सर, सबसे पहले तो बेटा जितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया पूरा आपकी सैलरी में, इनकम में जोड़ देंगे। भाई एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया तो पहले आपकी इनकम हो गई वो, तो सबसे पहले जितना भी एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स, किसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, एनपीएस, जितना भी एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया वो सब आपकी इनकम मानेंगे। कौन से हेड की इनकम, सैलरी हेड की। हाँ, फिर बाद में जब पांचवें हेड की इनकम आ गई, ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, तो हम डिडक्शन भी देने के लिए तैयार है उस एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की। और डिडक्शन कौन से सेक्शन में दे रहे हैं एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की, सीसीडी सबसेक्शन 2 में। बट डिडक्शन कितनी दे रहा है, आओ देखें। तो द इंटायर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन would be included in the salary of the employee। देन फिर क्या होगा सर, बाद में डिडक्शन भी मिलेगी क्या, बिल्कुल बेटा डिडक्शन देंगे हम। द डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 2 कितनी देंगे सर, कितनी, वुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू, ज्यादा से ज्यादा कितनी सर, 14% ऑफ सैलरी। सर 14% कब देखेंगे, जब कहां जॉब करते हो, वेयर द एम्प्लॉयर, जहां जो एम्प्लॉयर है, यानी आप जॉब करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो 14% की लिमिट है। सर किसी प्राइवेट जगह पे कहीं और जॉब करते हैं तो 10% की लिमिट है। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन, पहली चीज हमेशा याद रखना, एम्प्लॉयर ने जितना कंट्रीब्यूट किया, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 1 करोड़ 100 करोड़, एनपीएस में जितना कंट्रीब्यूट किया वो पूरा का पूरा एम्प्लॉय की इनकम है। कौन से हेड में मानी जाएगी, सैलरी। और फिर डिडक्शन मिलेगी, डिडक्शन सैलरी के हेड से नहीं है, जीटीआई से है। फर्क बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, बट कॉन्सेप्चुअली तो फर्क आना चाहिए ना। सैलरी और पांचों हेड जोड़ने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन, डिडक्शन कितनी है, अगर आप मुलाजिम है किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के यहां जॉब करते हैं, तो भैया जितना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन भी तो देखना पड़ेगा ना, एम्प्लॉयर का जितना कंट्रीब्यूशन है एनपीएस के तहत, देखेंगे वो भी, चलो टूवर्ड्स एनपीएस, वो फिगर या 14% ऑफ सैलरी, दोनों में जो लोअर होगा उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। कौन से सेक्शन में, अंडर सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 2। और यहीं पे अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉय नहीं और किसी के, मे बी लोकल अथॉरिटी या मे बी प्राइवेट सेक्टर किसी के भी, तो बस ये 14 की जगह 10 हो जाएगा। तो ज्यादा फायदा किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 14 तक की लिमिट की बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग के लिए 10 कह रहे हैं। सैलरी का मतलब वही है, बेसिक सैलरी प्लस डीएफ प्लस कमीशन है। और ये 80 सीसीडी सबसेक्शन 2, जैसे मान लो आपने निकाला एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एनपीएस में था एनी अमाउंट और 14% एनी अमाउंट, दोनों में जो कम आया, मान लो ये निकाला 3 लाख,
तो आपको 3 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी कि कंबाइंड सीलिंग 1.5 लाख की लग रही है? यहाँ पे नहीं लग रही, 3 लाख की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। लेकिन पहले पूरी चीज इनकम में ऐड हो जाएगी। इनकम में ऐड होने का मतलब समझ रहे हो? जितना भी उसने कंट्रीब्यूट किया पूरा ऐड हो जाएगा। मान लो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, फिगर ले ही लेते हैं, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 2 लाख रुपए फॉर एनपीएस ऑफ एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय के हाथ में 2 लाख इनकम मानेंगे कौन से ऐड की? सैलरी इनकम। आप पूरा लिखेंगे, आप समझ गए, इनकम अंडर दी सैलरी, ठीक है ना? फिर डिडक्शन कितनी देंगे? जितना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स एनपीएस यानी 2 लाख, या जितनी एम्प्लॉय की सैलरी उसका 14%। अब सैलरी अलग अलग हो सकती है, मतलब कुछ भी वो तो निकालनी पड़ती है। एज्यूम कर लें कितनी मान लें सैलरी है, बताओ 10 लाख मान लें, तो 14% अगर ऑफ सैलरी अगर 10 लाख है तो 10 लाख का 14% 1,40,000, दोनों में कम बोलो तो 1,40,000 की आपको डिडक्शन मिलेगी। अल्टीमेटली ऐड 2 लाख हुआ है, डिडक्शन ये है, समझ गए? लेकिन फायदा भी आप ही को मिलेगा, आप ही के लिए तो पैसा जमा कर रहा है। पेंशन आखिरी में इस पैसे से भी किसको मिलेगी? एम्प्लॉयर को थोड़ी ना मिलेगी, किसको मिलेगी? एम्प्लॉय के लिए जमा हो रहा है ना। तो आज टैक्सेबल कितना होगा, पहले पूरा का पूरा जोड़ देंगे सर, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल कर देंगे पीजीपी में, फिर ये डिडक्शन सर दोनों में जो कम होगी वो दे देंगे। सर हम लोग समझ गए हैं सर, समझ गए हैं? अभी भी अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो छोड़ दो। हाँ, एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड होगा, एम्प्लॉय के हाथ में ऐड हो जाएगा, जितना भी एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया वो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड हो जाएगा। उसकी जब सैलरी की इनकम निकालते हैं ना, इनकम अंडर द सैलरी, जहां बेसिक सैलरी, डीए, कमीशन, टैक्सेबल एचआरए, टैक्सेबल पार्ट ऑफ परक्यूजेड्स, टैक्सेबल ऑल अदर अलाउंसेस, वहीं पे एक और जोड़ देते एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस, तो सैलरी की इनकम आ गई। फिर डिडक्शन बाद में देंगे हम, कितनी देंगे? जितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, या 14% सैलरी का, विच एवर इज लो। अगर आपको लग रहा है अभी भी नहीं आ रहा, प्लीज छोड़ दो, टैक्स नहीं सीएस छोड़ दो। हाँ, अगर अभी भी नहीं आ रहा तो फिर छोड़ देना चाहिए। इससे ज्यादा क्या समझाऊं, और बताओ, एक बार और समझा दूं? चलें आगे, हम कुछ नहीं कर रहे, हम डिजाइन बना रहे हैं, आप डाइजेस्ट कर लीजिए तो फिर चलें आगे। चलें, चलो भैया, धन्यवाद आप लोग।